नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव होना तय माना जा रहा है। सरकार बनाने से बीजेपी के पल्ला झाड़ लेने के बाद अब दिल्ली में चुनाव ही एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। सूत्रों से खबर है कि सुबह में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और साफ कर दिया था कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें दोपहर 12:50 पर उपराज्यपाल से मुलाकात की और साफ कर दिया था कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें दोपहर 12:50 पर चिट्ठी मिली। ऐसे में दोपहर 2 बजे आनंद फानंद में मिलना मुमकिन नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग को पत्र लिखकर शाम में मुलाकात का वक्त देने के लिए कहा है। एलजी ने केजरीवाल को दोपहर 2 बजे ही बुलाया था। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में बीजेपी के स्टैंड के बारे में पूछा है। केजरीवाल ने पूछा कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें दिल्ली को लेकर अपना क्या रुख बताया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी ने अनौपचारिक तौर पर एलजी और मीडिया को बताया कि वो दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आखिर बीजेपी का अधिकृत स्टैंड क्या है। उपराज्यपाल को पहले सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बुलाकर उसका आधिकारिक स्टैंड जानना चाहिए, जिसके बाद ही दूसरी पार्टियों को बुलाना चाहिए। ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली के सियासी हालात पर चर्चा के लिए कांग्रेस को भी बुलाया है। कांग्रेस की तरफ से हारून यूसुफ मिलने पहुंचे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा है कि कांग्रेस का स्टैंड अब भी नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव की मांग करती है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से चर्चा करने के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग दिल्ली के सियासी हालात पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देंगे। एलजी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देने के पक्ष में थे, लेकिन बीजेपी के ताजा स्टैंड के बाद विधानसभा भंग कर चुनाव की सिफारिश करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। दरअसल बीजेपी के स्टैंड में बदलाव तब आया जब पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जोड़तोड़ की सरकार बनाने से इनकार कर दिया। कल हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की अनौपचारिक बैठक में दिल्ली के हालात पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बनाने की जगह चुनाव का सामना करना चाहिए। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में मिली भारी जीत से बीजेपी उत्साहित है और इसीलिए दिल्ली में भी अब चुनाव की तरफदारी की जा रही है। दिल्ली में मौजूदा वक्त में बहुमत के लिए 34 विधायक चाहिए। बीजेपी गठबंधन के पास 29 ही हैं। बिन्नी, विनोद कुमार बिन्नी, एक निर्दलीय और जेडीयू विधायक समर्थन भी करें तो भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। दिल्ली में 3 सीटें खाली हैं और बीजेपी गठबंधन के पास सबसे ज्यादा 29 विधायक हैं। आप के पास 27, कांग्रेस के 8 विधायक हैं, जबकि 2 अन्य और एक जेडीयू विधायक है। इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। केजरीवाल ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में तनाव, दंगे फैलाने की कोशिश कर रही है। त्रिलोकपुरी, नंदनगरी, बवाना और अब मुंडका जनता, मीडिया, पुलिस मिलकर ही दिल्ली को बचा सकते हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मेरी सूचना के मुताबिक दिल्ली के गांव देहात के लोग भाजपा की नफरत की राजनीति को नकार रहे हैं और नफरत फैलाने वालों को भगा रहे हैं। मुझे उन पर गर्व है। केजरीवाल के इन आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल फिजूल के आरोप लगाने में माहिर हैं। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में आम आदमी पार्टी के नेता रोहताश कुमार की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हो गई है। रोहताश कुमार ने न सिर्फ स्टेट बैंक के एक मैनेजर के साथ हाथापाई की, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता रोहताश कुमार बैंक मैनेजर की तरफ चप्पल उठाते हुए भी नजर आए। बैंक मैनेजर का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित बैंक मैनेजर ने बताया कि जिस बिल्डिंग में बैंक है वो रोहताश कुमार की ही है। जर्जर बिल्डिंग से बैंक शिफ्ट होना है। बैंक शिफ्ट होने से नाराज रोहताश कुमार ने अपना गुस्सा मैनेजर पर निकाल दिया।
पीड़ित बैंक मैनेजर का आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के बीच एक कार्यक्रम के दौरान जमकर बहस हुई। कार्यक्रम दिल्ली के हौजरानी इलाके में था। कार्यक्रम पानी की समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। इसी मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं में बहस शुरू हो गई। बहस के बाद मीनाक्षी लेखी चली गईं। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा कि शिवसेना पहले तय करे कि उसे सरकार में शामिल होना है या फिर नहीं। उसके बाद ही सरकार में शिवसेना की भूमिका पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बेकार के सरकारी खर्चे पर लगाम लगाने की बात कही थी। इस बात का खुद पालन करते हुए उन्होंने आम आदमियों के साथ इकोनॉमी क्लास के टिकट पर हवाई सफर किया। सरकारी चार्टर्ड विमान या हेलीकॉप्टर की बजाय उन्होंने जेट एयरवेज की फ्लाइट में सफर किया। सफर में उनके साथ उनकी पत्नी अमृता भी थी। प्लेन में वो लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाते भी दिखाई दिए। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस मेमोरियल पहुंचकर संघ के संस्थापक हेड गेवार की समाधि पर फूल भी चढ़ाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं संघ के विचारों में पला बढ़ा हूं। बीती रात शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की अपने चचेरे भाई और एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे से मुलाकात हुई। ये मुलाकात हिंदुजा अस्पताल में हुई। ये मुलाकात सियासी नहीं थी। दरअसल राज ठाकरे की बेटी स्कूटी से गिरकर घायल हो गई थी, जिसे देखने के लिए उद्धव ठाकरे अस्पताल पहुंचे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को एक साथ दो बड़े झटके लगे हैं। उनकी पार्टी के दो अहम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। राज ठाकरे की पार्टी के महासचिव वसंत गीते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं नासिक के एमएनएस जिलाध्यक्ष सचिन ठाकरे ने भी अपना पद छोड़ दिया है। वहीं लखनऊ में एसपी महासचिव रामगोपाल यादव के साथ रवि वर्मा, चंद्रदेव यादव, नीरज शेखर, जावेद अली खान और तंजीम फातिमा ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। इस दौरान सीएम अखिलेश यादव मौजूद रहे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के नामांकन में खुद आजम खान नहीं मौजूद रहे। पहले तंजीम ने टिकट लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने सभी के साथ पर्चा भरा। लखनऊ में एसपी महासचिव रामगोपाल यादव को 26 जिलों के पर्यवेक्षकों ने दागी और बागी नेताओं की लिस्ट सौंपी। पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। झारखंड चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक अनंत प्रताप देव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने उन्हें भवनाथपुर से दोबारा टिकट भी दे दिया था। जम्मू में बीजेपी नेता युद्धवीर सेठी के समर्थकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। समर्थक उन्हें टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक जीके वासन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जीके वासन ने न सिर्फ कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, बल्कि उनके पिता ने 1996 में जिस तमिल मनीला कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, उसे रिलॉन्च करने की भी घोषणा कर दी है। 49 साल के जीके वासन केंद्र की पिछली यूपीए सरकार में मंत्री थे और दूसरे बहुत से पार्टी नेताओं की तरह उन्हें भी लोकसभा चुनाव 2014 में हार का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के 10 बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहरीली सीडी मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर जहरीली सीडी की एसआईटी जांच की मांग की गई थी। अर्जी को कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। दरअसल 2009 लोकसभा चुनावों में भड़काऊ भाषण की सीडी जारी की गई थी। इस मामले में राजनाथ सिंह, लालजी टंडन समेत कई नेताओं पर केस भी दर्ज हुआ था। सूत्रों से खबर है कि एनएसजी में जवानों की संख्या की कमी के चलते केंद्र ने कुछ वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा में कटौती करने का फैसला लिया है। सूत्रों से खबर है कि यूपी के सीएम अखिलेश यादव के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की जेड+ सुरक्षा में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा एनएसजी से हटाकर सीआरपीएफ या फिर सीआईएसएफ को सौंपी जा सकती है। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर के पास आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इसके अलावा 2 पाकिस्तानी रेंजर भी मारे गए हैं। हमलावर को वाघा बॉर्डर के परेड ग्राउंड के चेक पोस्ट पर जैसे ही रोका गया, उसने
पुलिस ने ब्लास्ट कर दिया। धमाके की जिम्मेदारी तालिबान और तालिबान से जुड़े चरमपंथी संगठन जुंदुल्लाह ने ली है। इन संगठनों का दावा है कि उन्होंने इस हमले का आदेश दिया था। घटना के बाद भारत के अटारी बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बॉर्डर पर अतिरिक्त जवानों की गश्त बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के सभी बॉर्डर इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान के आग्रह पर 3 दिन तक वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी स्थगित करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी सरकार ने इस हमले पर दुख जताते हुए कड़ी निंदा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वाघा बॉर्डर के पास हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करके इसे आतंकवादियों की कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया। वाघा बॉर्डर पर कल हुए हमले के बाद हालात को देखते हुए दिल्ली लाहौर बस सेवा बंद कर दी गई है। हालात सही होने के बाद ही आगे बस चलाने पर विचार किया जाएगा। सूत्रों से खबर है कि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद ने आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप पाक अधिकृत कश्मीर में शिफ्ट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर चुनाव में गड़बड़ी के मकसद से हाफिज सईद ने आतंकी ट्रेनिंग कैंप को पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में शिफ्ट किया है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद अपने आतंकियों को आत्मघाती हमले के जरिए भारतीय जवानों को निशाना बनाने की ट्रेनिंग दिलवा रहा है। दिन दहाड़े एक घर में घुसकर ज्वेलर की हत्या कर दी। बदमाश किराए का घर देखने के बहाने घर में घुसे और ज्वेलर को गोली मारकर फरार हो गए। बदमाशों ने हेलमेट लगाया हुआ था। हत्या के बाद भागते वक्त बाइक सवार बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। और वहीं दिल्ली के दरियागंज इलाके में बदमाशों ने आकिब नाम के एक शख्स को गोली मार दी। गोली आकिब के पैर में लगी। आकिब एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। पहले किसी ने आकिब को फोन कर बुलाया। जब आकिब पहुंचा तो उस पर गोली चला दी। परिवार के मुताबिक रिंकू नाम के किसी लड़के ने आकिब को गोली मारी। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में सब्जी व्यापारी से बदमाशों ने लाखों रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नोएडा के सेक्टर 58 में 2 पक्षों के बीच में हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 फरार हैं। यूपी के मेरठ में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई कई पिस्टल जब्त की गई। 2 दिन पहले एक रेस्टोरेंट में बैठे 3 लड़कों को बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामूली बहस के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर घूम रहा था। पुलिस को गाड़ी से 10 लाख रुपए कैश, एक रिवॉल्वर और 32 कारतूस मिले हैं। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में एक कार ने 4 लोगों को कुचल दिया। चारों घायलों को लाल बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के दहिसर इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ। डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि ऑटो में टक्कर के बाद उसे 20 से 30 फीट तक घसीटता चला गया। टक्कर के बाद ऑटो के परखच्चे उड़ गए और हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। मुरादाबाद में यूपी रोडवेज की बस बेकाबू होकर ट्रक से भिड़ गई। हादसे में बस में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन यात्री जख्मी हो गए। यूपी के सीतापुर में टूटे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में एक बच्चा झुलस गया। प्रशासन ने पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही है।